और अब खबरें विस्तार से। देश में एक बार फिर से कोरोना के नए मामले सामने आने लगे हैं और ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक आज बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया करने जा रहे हैं। बैठक में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री वर्चुअल तौर पर शामिल होंगे, जिसमें कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। दरअसल सिंगापुर, अमेरिका और चीन सहित कई देशों में पांव पसारने के बाद कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 का मामला भारत में भी सामने आ चुका है। केरल में इस वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है और इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने को कहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी परिमल कुमार जुड़ रहे हैं। परिमल, ये जो नया वेरिएंट है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि आज अब कहीं ना कहीं ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन चुका है और अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सभी राज्यों के साथ बैठक भी करने जा रहे हैं। देखिए, एक चीज बहुत साफ है, जो दूसरे देशों में इस वेरिएंट की मौजूदगी मिली है, जो ओमिक्रॉन का ही सब लिनिएज है JN.1, ये ट्रांसमिशन बहुत तेजी से करता है। जहां तक डेथ्स का सवाल है, वहां अभी भारत में बीते कुछ दिनों में 5 लोगों की मौत हुई है, करीब 10 दिनों के भीतर। लेकिन उसमें ये अभी जानकारी जुटाना जरूरी है कि क्या उन डेथ्स में इसकी मौजूदगी थी, इस वेरिएंट की, जो भी पेशेंट मरे उनके। तो ये तमाम चीजें जीनोमिक सीक्वेंसिंग से ही मुमकिन हो सकती है अदिति, और यही हमने देखा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जब एडवाइजरी जारी की तो ये भी जोर दिया कि RT-PCR टेस्ट ज्यादा से ज्यादा किए जाएं। खासतौर पे हॉस्पिटल सेटअप में जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के जो मरीज हैं, उनका कोविड टेस्ट किया जाए और तमाम जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं उनको जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए। सबसे बड़ी वजह ये कि क्या JN.1 उन मरीजों में मौजूद है। अगर मौजूद है तो वो केसेस और मामले जो है, जिस तरीके से केरल में बढ़े हैं, बाकी जगहों पे बढ़ सकते हैं। और यही नहीं, केरल में एक मामला तो आया है, साथ में भारत का एक जो नागरिक है जो सिंगापुर में कोविड पॉजिटिव पाया गया, उसमें भी JN.1 देखा गया है। तो ये तमाम कोशिश और कवायद इस बात को लेकर कि कहीं मामला हाथ से निकल ना जाए, उससे पहले सावधानी बरतनी जरूरी है। और फेस्टिव सीजन भी है, उसमें ट्रांसमिशन बहुत तेजी से हो सकता है। तो तमाम राज्य सरकारों को ये कहा गया कि अपने अपने स्तर पे ये मुमकिन करें कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा सैंपल भेजें। साथ में जो भी इंश्योर करना हो नागरिक के लेवल पे, लोगों के लेवल पे, वो इंश्योर करने की कोशिश करें जिससे ट्रांसमिशन ना हो। बिल्कुल परिमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। उम्मीद यही हम सब कर रहे हैं कि ये जो नया वेरिएंट है ये ज़्यादा फैलने वाला ना हो, ज़्यादा खतरनाक ना हो और जल्द ही इससे निपटने की तैयारियां पूरी कर ली जाएं। जिस तरह से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे परिमल की, इस महीने देश भर में 5 ऐसी मौतें हो चुकी हैं जिसके पीछे कोविड का संदेह जाहिर किया गया है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो जिस दिन केंद्र सरकार ने निगरानी बढ़ाने को कहा है, उसी दिन राज्य में 13 नए मामले सामने आए हैं। और हालात ये हैं कि महाराष्ट्र में जनवरी से लेकर अब तक कोरोना के 134 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हमारे सहयोगी पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खतरे के बीच मुंबई में कई मरीज मिले हैं। केरल में कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN.1 की पुष्टि के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया और इस बीच कई महीनों के बाद महाराष्ट्र में डबल डिजिट में कोरोना मरीज मिलने से चिंता बढ़ गई। महाराष्ट्र में 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 13 मामले सामने आए हैं। ये सभी मरीज आर्थिक राजधानी मुंबई शहर से हैं। महाराष्ट्र में कोविड के फिलहाल 24 एक्टिव मामले हैं, जिनमें से 19 मुंबई से हैं। हालांकि सभी संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं और किसी को भी अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ी है। साप्ताहिक आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 22 से 27 नवंबर के बीच 8 मामले थे, जो 28 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच बढ़कर 14 हो गए, जबकि 5 से 11 दिसंबर के बीच कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 22 हो गई और बीते हफ्ते 22 से 18 दिसंबर तक में बढ़कर 25 तक पहुँच गयी। जनवरी से अब तक महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में आने से 134 लोगों की जान गई है। मुंबई कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर गौतम भंसाली कहते हैं कि एक बार फिर से कोरोना की पुरानी तैयारी की समीक्षा हो रही है। डबल डिजिट में केस आया काफ़ी लंबे टाइम के बाद में, सो उसके लिए एक तरह से एडवाइजरी सब लोगों को बताया गया है कि थोड़ा सावधानी रखना है। नंबर जो भी पेशेंट, किसी को भी अगर सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ, कोल्ड, फीवर ऐसा कुछ होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना है कि इस टाइप का ये जो वेरिएंट है वो कितना घातक हो सकता है। अभी कहना मुश्किल है, मुझे लगता है ये बहुत ही माइल्ड रहने वाला है, ऐसा मेरा पर्सनल अनुमान है। बट एक तरह से सबको हिदायत दी गई है कि जो भी पेशेंट इस तरह के इन्फेक्शन के आते हैं, वायरल के आते हैं, कफ के आते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना, सो दैट वी शुड नॉट मिस कि कोविड का कोई केस हमसे मिस हो गया है।
बदलते मौसम और खराब हवा के बीच वायरल और सांस की दिक्कत वाले मरीजों की संख्या मुंबई महाराष्ट्र में बीते कुछ समय से काफी बढ़ी है। इन्फ्लुएंजा, निमोनिया जैसी तकलीफों से जूझते स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट पर तो हैं, पर थोड़े चिंतित भी। वायरल है, निमोनिया का इन्फेक्शन हो, चाहे ये वाला कोविड का इन्फेक्शन हो, चाहे कोई और चीज़ हो, चाहे डेंगू वगैरह हो, चाहे H1N1 हो, सब में सिम्टम्स ऑलमोस्ट एक जैसे रहते हैं। कफ, कोल्ड, फीवर, गला खराब रहना, लंबे टाइम तक खांसी रहना, कई बार हाई ग्रेड बुखार रहना, कई बार नोसिया फील होना, इस टाइप के सिम्टम रहते हैं। तो थोड़ा सा डेफिनेटली कन्फ्यूजिंग सिम्टम जरूर है, बट इसीलिए हमने थोड़ा सा ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हुए एक थोड़ा एडवाइजरी किया है कि जिनको भी गला खराब या खांसी होती है उनका कोविड का भी टेस्ट करें, सो दैट हमें पता रहे कि केसेस कहीं बढ़ तो नहीं रहे हैं। लोगों में अब कोरोना वायरस का ज्यादा डर रहा भी नहीं, इसीलिए एक बार फिर से टेस्टिंग बढ़ाने और वैक्सीन बूस्टर डोज लेने पर जोर रहेगा। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और केरल और तमिलनाडु में जिस तरह से कोविड के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, कर्नाटक बिल्कुल पड़ोसी राज्य है। अब कर्नाटक सरकार ने भी एडवाइजरी जारी इसको लेकर कर दी है। 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के जो लोग हैं और लंबी बीमारी से पीड़ित जो लोग हैं, उन्हें मास्क लगाने की सलाह दी गई है। और खास तौर से गर्भवती महिलाओं से भी कहा गया है कि वो सावधानी बरतें और जब भी वो सार्वजनिक जगहों पर जाएं, मास्क जरूर लगाएं। कुछ लोग मास्क लगा रहे हैं तो कुछ लोग बेखौफ। राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों को मास्क पहनने की हिदायत दी है। Government given the advice to wear the mask. That's why I'm wearing. Because we are senior, so we have to think about ourselves. मास्क पहनना चाहिए। हाँ, सही है, गलत। आपने मास्क नहीं पहना है? नहीं पहनेंगे, अभी जब चालू कर रहे हैं तो पहनेंगे ना। क्या कोविड का नया वेरिएंट JN1 केरल में पाया गया है, जबकि तमिलनाडु से भी कोविड के नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब कर्नाटक सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। 60 साल या इससे बड़े लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। सांस की बीमारी वाले और वो लोग जो लंबे अरसे से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको मास्क पहनना होगा। पड़ोसी राज्य केरल और विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग बढ़ाने का फैसला किया गया है। विदेशों से खांसी और बुखार के लक्षण के साथ आने वाले लोगों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाने का फैसला किया गया है। We'll be advising our people, especially 60 साल से ऊपर की उम्र वालों को मास्क पहनना है। घबराने की जरूरत नहीं है, हम टेस्ट बढ़ाने जा रहे हैं ताकि संक्रमण नियंत्रण में रहे। and also people who have got comorbidities. कोविड संक्रमण के पहले 2 चरणों में जिस तरह की अफरा तफरी मची, उसका डर आज भी लोगों के दिलो दिमाग में व्याप्त है। नए साल के साथ साथ क्रिसमस के भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों को लेकर सरकार चिंतित है। इसलिए कोशिश जागरूकता बढ़ाने की है ताकि कोविड संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। और इस वक्त इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं। अहम बैठक कल हुई है दिल्ली में और जिसमें 28 दलों के नेता शामिल हुए। बड़ी बात यह रही कि इसमें ममता बनर्जी ने गठबंधन के प्रधानमंत्री के चेहरे और संयोजक के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया। 28 में से 12 दलों ने ममता बनर्जी के प्रस्ताव का समर्थन भी किया है और इसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। बैठक में यह भी तय हुआ है कि गठबंधन देश भर में साझा रैलियां करेगा और जो सांसदों का निलंबन हुआ है उसके खिलाफ अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन करना भी तय हुआ है। और साथ ही खड़गे ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस सवाल का जवाब बाद में तय किया जाएगा। बहुत से जगह जो हर एक पार्टी एक जो है वो ठीक ढंग से है। अब चाहे वो तमिलनाडु में हो, केरला में हो, कर्नाटक में हो या तेलंगाना में हो, बिहार में हो, अब जो मुद्दा है इसका यूपी में वो भी सुलझ जाएगा और बाकी का दिल्ली या पंजाब का है वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना, ये भी बात बाद में तय हो जाएगी। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है,
जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। पीएम पोस्ट के लिए या किस किस ने उस पे सहमति दी सर, किस किस ने सपोर्ट किया उस प्रपोजल को? There was no opposition to that suggestion. ओके, सबने सपोर्ट किया। She suggested. ओके ओके, That's all. क्या सजेस्ट किया ममता जी ने, आप एक बार बता दीजिए एक लाइन में। Karge. खड़गे शुड बी द पीएम, खड़गे शुड बी द कन्वीनर और द पीएम फेस। सर खड़गे शुड बी फॉर द पीएम और द कन्वीनर फेस। पीएम बोला, PM face. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो संसद से विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन का सिलसिला जो है वो मंगलवार को भी जारी रहा है। लोकसभा के 49 और सांसद सस्पेंड कर दिए गए। इस सत्र में अब तक कुल 141 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। तो संसद की तस्वीर जो है वो विपक्ष विहीन होती हुई नजर आ रही है। संसद के इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि एक साथ इतने सांसदों का निलंबन हुआ हो। लोकसभा के अब तक 95 और राज्यसभा के 46 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। सुरक्षा में सेंध जो का मुद्दा था उसको लेकर विपक्षी सांसद जो है लगातार गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे और सरकार का कहना था कि अध्यक्ष ने जांच के आदेश दे दिए हैं और उस रिपोर्ट का इंतजार करने दीजिए। और उसी के बाद हंगामा बढ़ता गया और सांसदों का निलंबन हुआ। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा सचिवालय ने निलंबित सांसदों को लेकर एक सर्कुलर जारी कर दिया है। निलंबित सांसद चैम्बर, लॉबी और गैलरी में प्रवेश पर उनके रोक लगा दी गई है और अगर वो किसी संसदीय समिति के सदस्य हैं तो उसकी कार्यवाही में भी जो निलंबित सांसद हैं वो भाग नहीं ले सकेंगे। निलंबित सांसदों के नाम से कोई भी बिजनेस भी अब लिस्ट नहीं होगा। निलंबन के दौरान उन सांसदों का कोई भी नोटिस टेबल पर नहीं आएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, ये एक नया नियम यहाँ पर नजर आ रहा है। एक सर्कुलर जो है वो निकाला गया है लोकसभा सचिवालय ने, जो कि निलंबित सांसदों को लेकर किया गया है। चैम्बर, लॉबी, गैलरी में वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। संसदीय समिति का सदस्य हैं तो उसमें भी भाग नहीं ले पाएंगे। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर एडिटर। राजीव, ये खबर अपने आप में और ज्यादा चौंका रही है क्योंकि कल तक हम इसे ऐतिहासिक मान रहे थे कि यहाँ पर इतने सांसदों का निलंबन हुआ है, लेकिन जिस तरह का सर्कुलर आया है ये और सख्त है क्योंकि उन सांसदों के नाम से जो निलंबित हुए हैं उनके नाम से कोई बिजनेस भी लिस्ट नहीं किया जाएगा और उनका कोई नोटिस भी टेबल नहीं किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, सरकार ने ये कदम तब उठाया है कि जब विपक्षी सांसद जो निलंबित हो गए, जिस तरह की उनकी घटनाएं हैं, जिस तरह के कल मकर द्वार पर जो विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, पहले उन्होंने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया, उसके बाद मकर द्वार पर जिस तरह से उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे थे कल्याण जी खासतौर से, उसको लेके सरकार का रुख और सख्त हो गया है। वो साफ तौर पर कह रहे कि विपक्षी सांसद जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं वेल में और चारों तरफ जो जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उस पर रोक लगाना जरूरी है। वो निलंबित हुए हैं तो निलंबित हुए हैं और जो जानबूझकर इस तरह से हंगामा कर रहे हैं, इनका मकसद यह है कि किसी भी तरह जो है सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे और जो बाकी जो बिजनेस जो है उसमें बाधित किया जाए। तो ये संभवतः हाल के दिनों में पहली बार देखने में आ रहा है कि लोकसभा सचिवालय ने निलंबित सांसदों को लेकर इस तरह का सर्कुलर जारी किया है कि आप लॉबी में नहीं जा सकते हैं, चैम्बर में नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी कमेटी के मेंबर है तो उसकी गतिविधि में भी हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अगर वहां चुनाव होने वाला है संसदीय समिति की तो उस चुनाव में भी हिस्सा नहीं ले सकते। तो एक कड़ा कदम है। इसे ये लग रहा है कि सरकार और विपक्ष के बीच में जो खाई है और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। 141 सांसदों का निलंबन, वो भी एक मुद्दा पर संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है। लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि जो विपक्ष के सांसद जिससे हंगामा कर रहे हैं, एक हताशा उनके दिखाता है, एक फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, जिस वजह से जो सत्ता पक्ष को मजबूर होना पड़ा इतने सांसदों को निलंबन करने के लिए। बिल्कुल राजीव, अब तक के जो नियम होते थे जब सांसद निलंबित होते थे तो वो कहां पर प्रवेश कर पाते थे, क्योंकि यहाँ पर चैम्बर में, लॉबी में और गैलरी तक में अब वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है उन्हें परिसर के बाहर तक ही बस रहना होगा।
नहीं, संसद के परिसर तक जरूर आ सकते हैं, लेकिन जो चेंबर में रह की बात होती है, मतलब संसद भवन के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ। चेंबर लॉबी बेरा तब जो है वहां तक अब नहीं जा पाएंगे। कम से कम संसद परिसर में जरूर आ सकते हैं। गांधी प्रतिमा हुई है, मकर द्वार जो बाहरी इलाका है वहां पर संसद परिसर में जरूर आ सकते हैं, और संभवतः विपक्षी सांसद जो इसको लेकर प्रदर्शन भी करेंगे। मेरी एक दो सांसदों से बातचीत भी है, उनका ये कहना है कि सरकार का रवैया जो है तानाशाही वाली रवैया है, जिस तरह के वो हरकत कर रहे हैं, ये किसी भी लिहाज से विपक्षी सांसदों के जो लोकतंत्र का अधिकार है उससे वंचित कर रहे हैं। वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता की आवाज उठा रहे हैं। वही सत्ता पक्ष का ये कहना है कि जो उनका जो हरकत है, जो उनका अप्रोच है, खासतौर से जो कई जो सत्ता पक्ष के सांसद है, वो कहना है कि आप चेयर के पास तक चले जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई सांसद विरोध करता हुआ चेयर के पास चला जाता है, जो चेयर की जो सीढ़ियां है वहां चढ़ जाता है, तख्ती लेकर आ जाते हैं, शोर शराबे नारे करते हैं, और जिस तरह से संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, इस तरह की तस्वीरें विरोध की हम दशकों से देखते हुए आ रहे हैं, आप और हम सब देखते हुए आ रहे हैं, और तरह तरह के विरोध हुए हैं संसद भवन के भीतर, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। इसलिए कौन ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, इस पर तो अब क्या ही कहा जाए, क्योंकि जो सत्ता पक्ष में होता है वो ये बात कहता है, जो विपक्ष है जब वो सत्ता पक्ष में होता है तब वो दूसरे पर आरोप लगा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर अब जिन निलंबित सांसद हैं उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि बहुत सारी पाबंदियां हैं उनके ऊपर अब। देखिए, जो निलंबित सांसद है उनके आगे की रणनीति यही होगी, सारे मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच में जाएंगे। सब पार्टियां जो है चुनाव के मूड में आ गई हैं और हर मुद्दों को लेकर अपने अपने तर्क है, लोगों के विचार है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो सदन की गरिमा जो है वो लगातार गिर रही है। जिस तरह से बातें निकल के आ पा रही है, अच्छा होता, अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है, 22 दिसंबर तक संसद चलना है। दोनों पक्ष मिल बैठकर फैसला करते, बातचीत करते, कोई बीच का रास्ता निकालते तो वो लोकतंत्र के लिए अच्छा होता। लेकिन दोनों पक्षों के बीच में तकरार इतनी बढ़ गई है, और अब चूंकि सामने जो है 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो दोनों पक्षों में से कोई पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। उन विपक्ष का ये कहना है कि सुरक्षा में चूक हुई है। बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों पक्षों की जिम्मेदारी बनती थी कि वो मिलजुल कर सदन को चलाते, अच्छे से हमारी संसद चलती और लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर पेश होती। लेकिन यहाँ पर गतिरोध खत्म करने की कोशिश करता हुआ कोई भी नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर विधानसभा में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर की जगह पर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाने से बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में विवाद अब खड़ा हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि उसे अंबेडकर की तस्वीर लगाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी के पीछे से नेहरू की तस्वीर हटाना गलत है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि इतिहास को मिटाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष के आसंदी के पीछे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नई तस्वीर लगी है। वैसे 15वीं विधानसभा के आखिरी सत्र से पहले बापू के साथ यहां पंडित नेहरू की तस्वीर लगी थी। कांग्रेस को नई तस्वीर पर ऐतराज तो नहीं, लेकिन कुछ सवाल हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कांग्रेस एक परिवार को पूजती है। ये क्या मुद्दा है? वो मैं तो कहता हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विचारधारा चल रही है, नाजीवाद की, हिटलरशाही, कोई बड़ी बात नहीं। समय आने पे गोडसे की तस्वीर भी आपको दिखे तो कोई षड्यंत्र देखते हैं पंडित जी की तस्वीर को हटाने? देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि राष्ट्र के निर्माण में सभी नेताओं का, हमारे माननीयों का, सबका रहा है योगदान। चाहे नेहरू जी हो, चाहे अम्बेडकर जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, सभी का सम्मान होना चाहिए। इतनी घटिया राजनीति नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने केवल भ्रम फैलाने की कोशिश की हमेशा, और नेहरू खानदान से अलग कांग्रेस नहीं गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी महापुरुषों का सम्मान करने का काम कर रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे कांग्रेस को क्या आपत्ति है, कांग्रेस को लोग बताएं। नेहरू का दर्शन आप कह रहे हैं कि अलग था, बिल्कुल। दर्शन किस तरीके से? देखिए, दर्शन इस रूप में था कि उन्होंने देश को सनातन राष्ट्र नहीं माना। उन्होंने कहा कोई आ गया बस गया, कोई काबिल आया बस गया, और ऐसे भारत का निर्माण हुआ है। भारत का निर्माण सदियों से सृष्टि निर्माण के साथ है, इसलिए यह राष्ट्र सनातन राष्ट्र है जिसकी कोई तिथि नहीं है। ये भी नेहरू के दर्शन में नहीं था। नेहरू अपने देश को भी जो भिन्न भिन्न देश है उनके जैसा देश मानते थे। दो चित्र, एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का और दूसरा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का 1996 से मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी के पीछे की दीवार के दोनों ओर दाएं और बाएं मौजूद थे। हालांकि राज्य विधानसभा ने कहा है कि जुलाई 2023 में
तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के आदेश पर नेहरू के चित्र को डॉक्टर BR अम्बेडकर के चित्र से बदल दिया गया, क्योंकि वो चित्र खराब हो गया था। ये अभी नहीं किसी ने हटाया है, ये पिछले 15वीं विधानसभा के कार्यकाल में ही तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने वो निर्देश दिए थे कि ये जो पुरानी हो रही हैं उनको नई बना करके किया जाए। तो उन्होंने जब तक इनको अपना अम्बेडकर जी की तस्वीर को वहाँ लगा दिया था, और जो आपका कह रहे हैं प्रथम प्रधानमंत्री जी की, वो हमारे यहाँ एक नेहरू और गांधी कक्ष बना हुआ है, उसमें ससम्मान उस फोटो को वहाँ लगाया गया है। तो ये माननीय अध्यक्ष ने उस समय ऐसे निर्देश दिए थे, क्योंकि संवैधानिक संस्था है तो अभी अम्बेडकर जी की लगा दीजिए, ऐसा करके सहज में था, कोई विशेष परिस्थिति नहीं थी, ना कोई अभी इस कार्यकाल में हुआ है। इसमें बात कोई नहीं छिड़ा है, ना इसमें कोई प्रश्न है। विधानसभा के पिछले कार्यकाल में ये परिवर्तन किया गया था कि जो हाउस है, हाल है हमारा अंदर का, उसमें जो अध्यक्ष का आसन है उसके दोनों तरफ ये चित्र लगे थे। तो ऐसा बताया गया कि एक चित्र जो है वो पुराना होके या फिर किसी प्रकार से उसके अंदर सीलन हो गई थी, तो इस कारण से परिवर्तन करके डॉक्टर अंबेडकर जी का चित्र लगा दिया गया था, और इस प्रकार से ये परिवर्तन की पूरी कहानी है। ये सर इसके पीछे तत्कालीन अध्यक्ष जी से ज़्यादा बता पाएंगे क्या। तस्वीर जुलाई में बदली गई, इसलिए 16वीं विधानसभा के 4 दिवसीय उद्घाटन सत्र के पहले दिन को ये बात सामने आई। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा में बहुत कुछ बदल गया है। कल तक जो साहिब मसनद थे आज नहीं है। आसंदी के पीछे 2 तस्वीरें लगी हुई थीं, एक महात्मा गांधी की और दूसरी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अब पंडित जी की तस्वीर हटा दी गई है। कांग्रेस पूछ रही है कि उसे बाबा साहेब की तस्वीर से ऐतराज़ नहीं है, लेकिन बीजेपी को पंडित जी से बैर क्यों है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। व्हाइट हाउस की रेस के लिए चुनाव अभियान में जुटे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। कोलोराडो प्रांत की प्रमुख अदालत ने कैपिटल हिल हिंसा मामले में अमेरिकी संविधान के तहत उन्हें अयोग्य करार दिया है। उन पर चुनाव हारने के बाद भीड़ को उकसाने से जुड़ा ये मामला चल रहा था। ट्रंप ने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अमेरिका के इतिहास में पहली बार है कि 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया है। Under crooked Joe Biden and the far-left lunatics are desperate to stop us by any means necessary. They are willing to violate the U.S. Constitution at levels never seen before in order to win this election. Joe Biden is a threat to democracy. It's a threat. They're weaponizing law enforcement for high-level election interference because we're beating them so badly in the polls. और अब इजरायल और हमास युद्ध की बात। इस युद्ध का असर अब अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर साफ नजर आने लगा है। हूती विद्रोहियों ने हमास के समर्थन में इजरायल जा रहे मालवाहक जहाजों पर हमले की चेतावनी दी है, लेकिन ये हमले तमाम जहाजों पर हो रहे हैं। ब्रिटिश तेल कंपनी BP ने कहा है कि वो अपने जहाज इस रास्ते से नहीं भेजेगी। ये सिलसिला जारी रहा तो दुनिया भर में तेल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। ये तस्वीर 19 नवंबर की है, जब हूती विद्रोहियों ने इजरायल से जुड़े होने के शक में मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर को लाल सागर में अगवा कर लिया। इजरायल हमास युद्ध में हमास के समर्थन का ऐलान कर इन्होंने कहा है कि वो ऐसा करते रहेंगे, लेकिन जिन जहाजों का इजरायल से कोई लेना देना नहीं, वो भी निशाना बन रहे हैं। 12 दिसंबर को नॉर्वे की कंपनी के टैंकर स्ट्रिंडा पर मिसाइल से हमला किया गया। ये इजरायल नहीं, इटली जा रहा था। 15 दिसंबर को डेनमार्क की कंपनी AP मॉलर मर्स्क के टैंकर पर हमला हुआ। 16 दिसंबर को जर्मनी की कंपनी हेपिग लॉयड के कंटेनर जहाज पर हमला हुआ। 18 दिसंबर को लाल सागर में ही केमन आइलैंड्स के केमिकल टैंकर स्वान अटलांटिक पर हमला हुआ। इसका असर क्या हो रहा है? उत्पादक BP ने इस रास्ते जहाज भेजने पर रोक लगा दी और दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में से एक एवरग्रीन शिपिंग ने भी इस रास्ते जाना बंद कर दिया। जहाजों को दक्षिण अफ्रीका की तरफ से लंबा रास्ता लेकर जाना पड़ेगा, जिसमें 10 दिन ज्यादा लगेंगे और करोड़ों का खर्च बढ़ेगा। अगर BP के रास्ते पर बाकी तेल कंपनियां चली तो तेल के दाम बढ़ेंगे। सोमवार को तेल के दाम बढ़े थे।
ब्रेंट 2.6% बढ़कर करीब $79 प्रति बैरल हो गया था। अब अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए अपने सहयोगी देशों के साथ ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन का ऐलान किया है। इसमें यूके, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, सेशल्स और स्पेन जुड़े हैं। कुछ गश्त करेंगे, कुछ खुफिया जानकारी देंगे, कुछ और देश भी गोपनीय तरीके से इसमें शामिल हैं। सबको अंदेशा है कि तेल चढ़ा तो अर्थव्यवस्थाएं लुढ़कने लगेंगी। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।